इवनिंग एवरीवन। आई एम साधना यादव और अपनी बात शुरू करने से पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मैं साधना यादव मूलतः प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अर्जित करी है। मैंने परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्वायरमेंटल साइंस में किया हुआ है एंड उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में किया और उसके बाद मुझे कई विभिन्न संस्थानों में कार्य करने का अवसर मिला, जिनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो कि देहरादून में है, बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उनमें कार्य करने का मुझे एज ए रिसर्च स्कॉलर अवसर प्राप्त हुआ। और अपने अभी मैंने रिसेंटली पीएचडी अपनी सबमिट करी है। तो मेरा वानिकी क्षेत्र में मैंने पीएचडी करी है और रिमोट सेंसिंग जीआईएस का यूज़ करते हुए। तो अपने इसी संक्षिप्त परिचय के बाद और अपनी बात शुरू करने के पहले मैं कृष्णा कौशिक जी को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ बात करने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। आज जो मैं इस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो है पर्यावरण सुरक्षा एवं भारतीय परंपराएं। इस विषय को इसलिए चुना मैंने क्योंकि आज समस्त विश्व आज एक पर्यावरण के बहुत सारे भयावह दुष्परिणामों से जूझ रहा है। और अभी आप कोरोना से हम सब परेशान हैं, तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए सोचना, उस पर अमल करना और उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और किस तरीके से हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति वो किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, कैसे वो लोगों को मतलब पर्यावरण को किस तरीके से उसने अपने अंदर समाहित किया हुआ था प्राचीन काल से ही, उस विषय पर हम सभी का ध्यान जाना चाहिए, जो कि आज आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो सा गया है। लोग आधुनिक होने के चक्कर में अपनी सभ्यता, संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो बस मेरा बात करने का सिर्फ इतना एक मकसद है कि मैं कोई बड़ी बात नहीं करने जा रही हूँ, बहुत टेक्निकल बातें नहीं करने जा रही हूँ। मैं वही बात करूँगी जो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन बातों के माध्यम से वो बातें फिर से पुनर्जीवित होती हैं और हम उसे फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी बात शुरुआत करती हूँ। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें परि का मतलब होता है चारों ओर तथा आवरण का मतलब होता है आच्छादन। मीन्स पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले हुए उस आवरण का सूचक है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं। मैं आपको पहले ये बता देना चाहती हूँ कि अपनी इस टॉपिक को मैं कई सब टॉपिक्स में डिवाइड करी हुई हूँ। पहले मैं बात करूँगी कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, और पर्यावरण प्रदूषण जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यापक विषय है, उस पर बात हम करेंगे। और फिर उसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा किस तरीके से हमारे रीति रिवाज संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और उसको पोषित करते हैं, उस पर बात करेंगे। नमस्कार अमित सिंह जी, नमस्कार। तो मैंने अभी बात करी थी कि पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है आच्छादन। पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले हुए उस आवरण का सूचक है जिसमें कई तरह के जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक घटक जो होते हैं जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, मनुष्य और वनस्पतियाँ तथा ये आ जाते हैं, और अजैविक घटकों में भौतिक तथा रासायनिक तत्व आते हैं। पर्यावरण भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। हम जिसे प्रकृति कहते हैं वही पर्यावरण है। प्रकृति हमारे चारों तरफ है और हम उसके प्रतिफल हैं। रही पर्यावरण प्रदूषण की बात, तो ये इतना व्यापक विषय है। अब मैं आपको प्रदूषण का अर्थ होता है मलिन होना, गंदा होना, अपने मूल रूप को लगातार हानिकारक बनाए जाना। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण के अशुद्ध होने अथवा उसके हैरेसमेंट का सूचक है। वस्तुतः ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्यावरण अपनी मूल स्थिति में नहीं रह जाता है।
और पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी मानवीकृत और प्राकृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप पर्यावरण अपने संतुलन को खोने लगता है और उस दशा को प्राप्त हो जाता है जो कि पर्यावरण के समस्त प्राणियों को हानि पहुंचाता है। और प्रकृति में बहुत सारा आमूल-चूल जो परिवर्तन आते रहते हैं वो इसी प्रकार आते हैं। अब हमने जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करी, हमने जो है बहुत सारी इस तरह की पर्यावरण के बारे में बात की, उनके घटकों की बात करी, तो हम इसमें ये भी बात करना चाहेंगे कि वर्तमान मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना का आरंभ जो है लगभग 1400 करोड़ वर्ष पूर्व एक सांद्रित आदि अणु, जिन्हें हम कोएशर वेट्स कहते हैं, के महाविस्फोट के फलस्वरूप बिग बैंग थ्योरी उससे समझा जाता है। ठीक है, इस विस्फोट से जो है आकाश गंगाओं व संघनित पदार्थों, जैसे जिन्हें हम कंडेंस मटेरियल कहते हैं, का उद्भव हुआ। इस निर्माण के क्रम में हमारे सूर्य के चारों ओर फैले हुए धूल व गैस के बादलों के टकराव और सम्मिलन के द्वारा जो है पृथ्वी पर प्रारंभिक तरल जो है लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व कंडेंस्ड मैटर के रूप में उभरने लग गया। फिर समय के अंतराल में प्रारंभिक पृथ्वी में विभिन्न चरणों से गुजरते हुए ये कंडेंस्ड मैटर सघन रूप धारण करना शुरू कर दिया, जिससे इस महाविस्फोट की जननी नाभिकीय ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें भूमिका रही है। और इस तरीके से जो है होता है कि समय के अंतराल में जो कंडेंस्ड मैटर था वो धीरे धीरे सघन होता चला गया और नाभिकीय ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या हुआ कि ज्वालामुखी के फटने पर चट्टानों से निकली गैसों और वाष्प के वायुमंडल बादल सघन होकर पृथ्वी पर फिर वृष्टि करने लगे और इसके पश्चात क्या हुआ कि समुद्र का निर्माण हुआ और यहीं से जीवन का स्रोत की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी में नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में यूरेनियम और थोरियम के उपस्थित होने के कारण नाभिकीय विकिरण प्राकृतिक रूप से सर्वव्यापी हो गया और केवल जो स्थलाकृतिक जो भी परिवेश हैं उसके अनुरूप इसकी मात्रा में अंतर होता गया। इसलिए इस जो नाभिकीय विकिरण का जो एक सोर्स जो कि नेचुरल रूप से पृथ्वी के अंदर मौजूद है, वो हम सब उसको झेलने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को हम बात करें। ये तो हमने जो प्राकृतिक प्रदूषण है उसकी बात करी। अब बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को मुख्य रूप से प्रकृति जन्य प्रदूषण एवं मानव जन्य प्रदूषण दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। जहाँ तक प्रकृति जन्य प्रदूषण का सवाल है उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण आता है, जबकि मानव जन्य प्रदूषण में कृषि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और सांस्कृतिक प्रदूषण को हम शामिल करते हैं। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों की तरफ देखें तो नगरों महानगरों में परिवहन के जो विभिन्न साधन हैं उनमें जो जलने वाले ईंधन हैं और जो मिलों और फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले जल स्रोतों में छोड़ा जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो और वायुमंडल में विसर्जित होने वाले पदार्थ पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। मानव द्वारा उत्पन्न जो बहिश्राव है, जैसे मलमूत्र हो गया, ठोस पदार्थ हो गया, ठोस जो है युक्त अपशिष्ट जिसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो भी जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। और अगर हम इसी चरण में, अगर हम इसी क्रम में और आगे बढ़ें तो अनेक प्रकार के जो पालतू पशु होते हैं और कृषि के कार्यों द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। और जो फसलों में जो हम प्रयुक्त करते हैं जैसे विषैले पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस केमिकल्स और इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा मनुष्यों और मृतकों, जो पशुओं के जो मृतक डेड बॉडीज़ होती हैं उनको हम जल में प्रवाहित कर देते हैं, इधर उधर उनको जला देते हैं और जो सड़ते हैं, गलती हैं चीज़ें, वो सबसे क्या होता है कि वो भी पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। और भी हम पर्यावरण प्रदूषण की कारकों की बातें करें, कारणों की बातें करें तो उसमें हम अणुबम विस्फोट और जो होने वाले उसके जो परीक्षण होते हैं उनसे जल, मृदा एवं वायु का भी प्रदूषण होता है। और अगर इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो आंधी, तूफान, तापमान में अत्यधिक वृद्धि, परिवर्तन, भीषण वर्षा, जलवायु आर्द्रता, ये सारी जो और भी फैक्टर्स हैं ये भी प्रदूषण के कारण हैं। और गाँव और कस्बों में जो भी जल के स्रोत होते हैं, जैसे
पोखर और ये होते हैं, गड्ढों में जल भरा रहता है, उन्हें जानवरों के धुलने में और अन्य प्रकार की जो जलापूर्ति में उनका उपयोग किया जाता है, वो भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। और सबसे खास बात जो कि पर्यावरण प्रदूषण और ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, वो है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो बहुत ही अधिक, मतलब इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या है और उसकी आपूर्ति के लिए जो हम संसाधनों पे डिपेंड हैं, उसकी जो डिसबैलेंस है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बिना सोचे समझे जो वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, उनका दोहन होता है, उसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इतना ही नहीं, विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो खानों को खोदने से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रकृतिजन्य प्रदूषणों में जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है। स्वच्छ जल स्रोतों में ऐसे सॉलिड वेस्ट पोल्यूशंस आर इन विच कैटेगरी? सॉलिड पोल्यूशंस आर इन, यू कैन कीप इन, आप उन्हें जो आप मृदा प्रदूषण में भी उनका स्थान रख सकते हैं, जल प्रदूषण में भी आप उनका स्थान रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे, अगर हम पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की बातें कर रहे थे, उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो जो स्वच्छ जल के स्रोत होते हैं उनमें बहुत सारे विलय यानी कि और निलंबित, सॉल्युबल और सस्पेंडेड जो हम पार्टिकल्स, जो भी उसमें पदार्थ वेस्टेज उसमें डाले जाते हैं, मिल जाते हैं, उससे उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है और जो कि उपयोग करने वालों के लिए दूषित और हानिकारक हो जाता है। और बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं जैसे चीनी, अल्कोहल, कॉस्टिक सोडा, उर्वरक जो है, तेल शोधन और चमड़ा उद्योग, एंड अगर हम बात करें इसी में ऊर्जा संयंत्र, कार्बनिक रसायन, ये सारे जो उद्योग धंधे हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण प्रदूषण में जो है जिम्मेदारी निभाते हैं। और अगर हम बात करते हैं जल के स्रोतों की, तो उसमें अपने देश की पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना की बात ना करें तो आज ये दोनों नदियाँ विश्व की, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं और उनका सबसे ज़्यादा वो जो है प्रदूषित हैं। तो वो भी अब ये प्रदूषण के शिकार हो चुकी हैं बुरी तरीके से। तो और इसके अगर हम बात करें तो प्राकृतिक प्रदूषणों में मृदा प्रदूषण को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी जो है पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है कि मृदा कोई निर्जीव चीज़ नहीं होती है, इट्स नॉट अ नॉन लिविंग। इसमें बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और जो बहुत सारे जो अपशिष्ट होते हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको जो है विघटन करके, उनका अपघटन करके प्रदूषण की मात्रा में कमी लाते हैं। किंतु इस सूक्ष्म जीवों की भी अपनी एक सीमा होती है। मृदा प्रदूषण के कारण इस सीमा का उल्लंघन होने पर वो कार्य करना बंद कर देते हैं और मृदा या मिट्टी रुग्ण हो जाती है, मीन्स वो जो है रोगी हो जाती है। एक तरफ से यह मृदा का विनाश होता है और दूसरी तरफ से इस मृदा में जो भी फसल उगाई जाएगी उसको ग्रहण करने वाला जो मनुष्य है वो रोगी हो जाएगा, वो भी कई रोगों का शिकार हो जाएगा। फिर अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि जैविक उर्वरक, हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक उर्वरक जिन्हें हम कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके हम जो है मृदा प्रदूषण को बहुत हद तक रोक सकते हैं। अब इसके बाद हमने जल प्रदूषण की बात कर ली, हमने जो है मृदा प्रदूषण की बात कर ली, प्राकृतिक प्रदूषण के कई प्रकार की बात कर ली। अब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं। वायु प्रदूषण यह वायुमंडल में अपने सहज रूप में स्वच्छ वायु में पूरित रहता है। इस वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैस भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। वायु प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत जिसमें ज्वालामुखी उद्गार, जंगलों की आग तथा वानस्पतिक अवशेषों का अपघटन मुख्य है। जहाँ तक मानव जनित स्रोतों की बात है तो मनुष्य द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर चलने वाली और मोटर गाड़ियों से निकलता धुआं, घरेलू चूल्हे से लकड़ी जो जलती उसका धुआं, कोयला जलने का धुआं तथा जो है नाभिकीय विकिरण, ये जो है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है।
अगर हम इन्हीं में बात करें तो हम याद आता है हमें भोपाल गैस ट्रेजिडी, चेरनोबिल की न्यूक्लियर जो वहाँ पे दुर्घटना हुई थी, वो भी, ये सब क्या था? ये मानवकृत प्रदूषण के कारण थे, ये मानव जनित थे। और अभी अगर हम बात करें इसके अलावा मानव जनित जब प्रदूषकों की बातें हो रही हैं, तो हम वुहान में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस को नहीं भूल सकते हैं। आज हम सब की जीवन पे उसका बहुत गहरा असर है। वो भी जो कोरोना वायरस है वो सूक्ष्म जैविक प्रदूषण की श्रेणी में आता है। ये हमको जो है बिल्कुल याद रखना चाहिए इस बात को। अब कोरोना वायरस को हमने सूक्ष्म जैविक प्रदूषण की श्रेणी में हमने रख दिया। इसके अलावा क्या होता है कि मानव द्वारा वायु में मिश्रित प्रदूषक जो द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं, अब क्या होता है, कुछ समय पश्चात पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, जैसे कि धूल, धुआं, कोहरा इत्यादि। तो ये तो हमने वातावरण में जो कई प्रकार के जो प्रदूषण के कारक हैं उन पे बात करी। अब हमने जो है वायु प्रदूषण की बात कर ली, जल प्रदूषण की बात कर ली, मृदा प्रदूषण की बात कर ली, हमने जो है सूक्ष्म जैविक प्रदूषण की बात कर ली कोरोना के रूप में। हम ध्वनि प्रदूषण को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। इसमें दो राय नहीं है कि हम ध्वनि के संसार में रहते हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हम कोई ना कोई ध्वनि सुनते रहते हैं। यह कहना उचित होगा कि हम ध्वनि शून्य संसार में नहीं रह सकते हैं। यह संगीत की ध्वनि हो, पक्षियों का कलरव हो, प्रियजनों की वार्ता ध्वनि सुखद और बड़ी ही कर्णप्रिय और मधुर लगती है। इसके विपरीत रात्रि में किसी रेलवे इंजन का जो है बहुत तीव्र सीटी, चित्कार, बिजली की कड़क, मतलब, और ये सब क्या होता है, कष्टमय होते हैं। यह हमें आनंदित और आह्लादित नहीं करते हैं और इसलिए हम इनको ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। ध्वनि के स्तर का मापक डेसिबल होता है। हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में और बातें करते हैं। डेसिबल होता है, सामान्यतः क्या होता है कि 120 डेसिबल से ऊंची आवाज़ कष्टदायक होती है। इसमें नर्वस सिस्टम पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। अनिद्रा, बहरापन और रक्तचाप आदि समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग बराबर 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि के क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें हार्ट अटैक की भी समस्या हो जाती है। 130 से 150 डेसिबल की ध्वनि से कान के पर्दे फट जाने का खतरा बना रहता है और 120-180 डेसिबल से अधिक आवाज़ के संपर्क में लगातार रहने से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कितना ही खतरनाक है ये। यदि हम महानगरों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल और रात में 68 डेसिबल होती है। कोलकाता में यह स्तर दिन में 86 डेसिबल और रात में 72 डेसिबल का होता है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ध्वनि की तीव्रता का स्तर दिन में 77 डेसिबल और रात्रि में 67 डेसिबल होता है, जबकि चेन्नई में यह स्तर दिन में 78 डेसिबल और रात्रि में 73 डेसिबल नापा गया है। ओके, और प्रयोग में यह भी पाया गया है कि दिन में निरापद और सुरक्षित ध्वनि की तीव्रता सीमा 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल होती है। जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण का प्रश्न है, वृक्षारोपण इसमें सर्वोत्तम विधि है। कैसे? ये देखा गया है कि घने वृक्ष, ये स्टडीज़ का फाइंडिंग्स है कि घने वृक्ष 7 से 12 डेसिबल तक का शोर घटा सकते हैं और पहाड़ी भागों में शंकुधारी वनस्पति मीन्स कॉनिफर्स जो होते हैं, कॉनिफेरस जो ट्री स्पीशीज़ होती हैं, वो कार या ट्रक के शोर को 75 से 80% तक कम कर सकते हैं। इट्स अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन। और ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण अगर हम वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और वृक्षारोपण अगर करना है तो ध्वनि प्रदूषण को मद्देनज़र रखते हुए हमें उस प्रकार के ट्री स्पीशीज़ का चुनाव करना चाहिए जिसकी पत्तियां मोटी होती हैं, जैसे कि कटहल, अर्जुन, महुआ, जामुन इत्यादि। भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1939 और औद्योगिक अधिनियम 1951
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ही बनाया हुआ है। मानवकृत प्रदूषणों में अगर हम, सही कहा आपने, ये साउंड एब्जॉर्बर्स हैं पेड़। अब हम बात करें कि मानवकृत प्रदूषणों में तापीय प्रदूषण को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में शीतलन के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और यह जल ऊष्मा ग्रहण करके काफ़ी गर्म हो जाता है, और इस गर्म जल को तालाब, नदी या अन्य जो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर जो है मतलब उसमें डालते हैं, तो क्या होता है कि वो जल का ताप बढ़ जाता है, और फिर वो जल जो है वहाँ की जो भी वनस्पति है, जीव जंतु हैं, उनके लिए रहने के लिए सही नहीं रह जाता है, उनकी जैविक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि जीवों में जो है ताप सहने की एक निश्चित क्षमता होती है, और इस प्रकार से जब ताप बढ़ जाता है तो वो उसको सर्वाइव उसमें नहीं कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, क्या होता है कि अगर हम तापीय प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो जो पृथ्वी का तापमान, जो वायुमंडल का तापमान बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जिसे गृह जनित वो गैसेस कहते हैं, उनके कारण जो है अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रकोपों में भी वृद्धि होती है। हिमनद पिघलते हैं, ग्लेशियर्स जिनको हम कहते हैं, वो पिघलते हैं, और समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तापीय प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन भी संभव है या फिर होता ही है। उससे कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानवीकृत प्रदूषण में नाभिकीय प्रदूषण बहुत ही घातक प्रदूषण होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं, वो जैव तंत्र को, फूड चेन को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। उनमें तो हम तापीय प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो मानवीकृत प्रदूषण में उसके बाद हम कहते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण बहुत ही घातक होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं वो फूड चेन को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्व जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालते हैं, उनसे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलते हैं। जीव जंतु इन विकिरणों के संपर्क में आते हैं तो अनेक प्रकार के उनमें त्वचा रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव देखने को मिला है, इसके उदाहरण भी हैं। अगर हम देखें कि उदाहरण के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग से जापान और नागासाकी में जो उन पर परमाणु बम विस्फोट हुए थे, उसके विकिरण से मनुष्यों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो अभी तक सामान्य नहीं हुआ है। अभी तक वो सामान्य नहीं हुआ है। आज भी उसका जो है दुष्प्रभाव जो है यहाँ के जो अभी भी बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उनमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल हमने हर प्रकार के प्रदूषण के कारकों पर बात कर ली, कारणों पर बात कर ली। तो प्रदूषण को फैलाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि व्यक्ति ही जिम्मेदार है। प्रदूषण की भयावहता का बोध जागृत करके व्यक्ति को प्रदूषण के नियंत्रण में सहयोगी बनाया जा सकता है, जिसका वस्तुतः यह पर्यावरणीय नैतिकता का विषय है। व्यक्ति में यदि कर्तव्य बोध करा दिया जाए कि उसे जल व्यर्थ नहीं बहाना है, कूड़ा करकट का निस्तारण सही ढंग से करना है, पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना है, नदियों में मल प्रवाह या लाशों को नहीं फेंकना है, कार्बनिक खेती अपनानी है और प्रदूषण नियंत्रण में बने नियमों का कड़ाई से पालन करना है, परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करना है, वाहनों का नियमित जांच व उचित रखरखाव करना है, प्रदूषण विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है, घर के भीतर भी कम से कम जो है हमें ध्वनि उत्पन्न करनी है, कम से कम ध्वनि उत्पन्न करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि ही प्रदूषण का मूल कारण है। अतः जन जन को अपने परिवार को नियोजित करना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इतनी सावधानियां बरते तो प्रदूषण का सफाया किया जा सकता है। प्राचीन काल में, अब हम थोड़ा प्राचीन काल की बात करते हैं कि प्राचीन काल में जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माता थे, उस समय जो नगरों और क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ, उन्होंने जो भी किया वो वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी उन्होंने डिज़ाइनिंग करी वो बड़ी ही जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली रही है और बहुत ही दूरदर्शिता का प्रमाण रही है। जैसे कि हम बात करेंगे उसमें कि वो बहुत ही सचेत थे इस मामले में। नगरों को स्वच्छ रहने के लिए अंतः प्रवाही नालियों का निर्माण किया उन्होंने।
संबंधी मामलों में समकालीन विश्व में वो सर्वाग्रणी थे। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों, विशेषकर आयुर्वेद के आचार्यों ने प्रदूषण की समस्या पर व्यापक व विज्ञान सम्मत चर्चा की है। चरक के अनुसार प्रदूषण की समस्या मनुष्य बाह्य न होकर आंतरिक एवं मानव सापेक्ष है। प्राचीन में भी प्रदूषण की समस्या के उपचार के लिए मनुष्य को बाहर कम, भीतर अधिक झांकना होगा और मानवीय मूल्यों का पालन करना ही होगा। इतना ही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देना आज के समय की मांग है। वर्तमान समय में मुख्यतः मानव 4 प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तीसरा, युद्ध पर्यावरण। ये नया शब्द आपको लग रहा होगा। युद्ध पर्यावरण मीन्स ये है कि जो आज संसार भर में जो विश्व है, एक दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध करने पर आमादा है, उसका भी असर हम सब की जीवनचर्या पर पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या से हम सब घिरे हुए हैं। चौथा, जिसे हम कहते हैं बायोवार, जिससे हम सब एकदम रूबरू हो रहे हैं कोरोना के रूप में। ये एक बायोवार ही है। अगर समय रहते हुए इन समस्याओं का यदि समाधान नहीं किया गया तो सभ्यता एवं संस्कृति का यह विशाल भवन धाराशायी हो जाएगा और आधुनिक मानव पुनः अपनी आदिकालीन जीवन प्रक्रिया व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाएगा। समस्याएं जब इतनी विकट परिस्थिति में हों, जिसमें संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य और मानव विकास जैसे अहम मुद्दे जुड़े हों, तो वास्तव में गंभीरता के साथ चिंतन, मनन और मंथन करते हुए समय रहते इन गंभीर मानवकृत बीमारियों के बारे में निदान एवं उपचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगी कि इस महान कार्य में उस वर्ग को अहम भूमिका अदा करने हेतु उत्प्रेरित करना चाहिए जो समाज के लिए पर्दे के पीछे रहकर केंद्रीय भूमिका निभाता है। मेरा आशय पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका से जुड़ा हुआ है। आज जब विश्व में नारी स्वातंत्र्य बोध से अनुप्राणित हो रही नारी अधिकारों की बात उठाई जा रही है, तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी भूमिका को कैसे नकारा जा सकता है। अगर आप लोग चिपको मूवमेंट के बारे में जानते हैं, तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उस गांव की महिलाओं ने पेड़ों के चारों तरफ घेरबंदी कर ली और पेड़ को नहीं कटने दिया। तो पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका भी बहुत ही अहम है। और भारत जैसे देश में, जहाँ पे ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हम इस मंत्र का उद्घोषित होता है इस भारत देश में, तो वहाँ नारी की भूमिका को स्वीकारा जाता है। तो आज उसे उसी रूप में रूपायमान करना होगा, पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका को समझना होगा और उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब हमने जहाँ तक पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रश्न है, उसको लेकर, जलवायु परिवर्तन एक भयावह समस्या है। जलवायु उसको लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज चिंतित हैं। वैश्विक तापमान में हरित गृह प्रवाह की ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी महती भूमिका रही है। और वायु प्रदूषण के तहत ही हरित गृह प्रवाह उत्पन्न होता है। ओजोन परत के डिप्लीशन या क्षरण के फलस्वरूप न केवल जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, अपितु मनुष्य तथा वनस्पतियां भी प्रभावित होती हैं, चाहे हरित गृह प्रवाह हो या ओजोन लेयर डिप्लीशन हो। इसका सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि से है। यदि उत्सर्जन में कमी नहीं लाई जाती है, तो पृथ्वी के तापमान में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो सकती है। तापमान के बढ़ने पर पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से गल सकती है और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। अनुमान तो यह है कि 19वीं सदी से अब तक 0.6 से लेकर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
उत्तरी गोलार्ध में 1990 का दशक, 1990 का जो दशक है वो सबसे गर्म दशक रहा है। इनमें और ये भी स्टडीज़ में बताया गया है कि सी लेवल में 10 से 15% की वृद्धि हुई और आर्कटिक प्रदेश में जमी हिम परत जो आइस लेयर वो 40% की उसमें कमी आई है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता के फलस्वरूप 1974 में प्रथम जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर 80 के दशक में टोरंटो सम्मेलन 1988 में, ओटावा सम्मेलन 1989 में और हेग सम्मेलन और मिश्र सम्मेलन 1989 में और फिर द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन 1990 में हुआ। उसके पश्चात तृतीय विश्व जलवायु सम्मेलन 1997 में क्योटो में हुआ। इसके अलावा 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। फिर 2002 में नई दिल्ली में जो है अगला जलवायु सम्मेलन सम्मिलित किया गया हुआ। एक अब हमने पर्यावरण प्रदूषण की बात कर ली, उनके कारणों की बातें कर ली, जलवायु परिवर्तन की बात कर ली और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका की बात कर ली, हमने नाभिकीय प्रदूषण की बात कर ली, हमने कई तरह के प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कर ली। अब हम बात करना चाहते हैं कि एक अनुमान ये भी है, एक पॉइंट आपके सामने रखूंगी कि एक अनुमान ये भी है कि पर्यावरण के प्रति मानव का वर्तमान जो अविवेकपूर्ण आचरण है, यही अगर जारी रहा तो आने वाले 50 वर्षों में विश्व की जलवायु इतनी बदल जाएगी कि यह जितनी पिछले 2500 सालों में भी नहीं बदली होगी। इसकी विभीषिका का सहज अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि आज का जन्मा बच्चा, मान लीजिए आज कोई बच्चा जन्म लेता है, जब तक वो 15 साल का होगा उस समय अनेक जितने भी अस्थायी हिमनद हैं या बर्फीली चोटियां हैं वो पिघलकर समाप्त हो चुकी होंगी। उस बच्चे के 25 वर्ष में पहुंचते पहुंचते भारत में शायद ही कोई वन भूमि बचेगी और उससे 50 वर्ष की आयु में प्रवेश करते करते विश्व के अनेक द्वीपीय राष्ट्र जिन्हें हम आइलैंड कहते हैं वो क्या करेंगे, वो सागर की गहराइयों में समा चुके होंगे, जिनके फलस्वरूप करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये है जो पर्यावरण को अगर हम संरक्षण को लेकर नहीं चेते, उसके जो दुष्परिणाम हैं, उनके जो हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, विकास की अंधी दौड़ अगर हम नहीं चेते तो ये एक बच्चे के माध्यम से मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि जो सरकारी महकमा या गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया है। रही बात पर्यावरण के प्रति सरकारी प्रयासों की, तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम से सीख लेकर हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया और इसके अलावा वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण पर नियंत्रण के निवारण के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 अस्तित्व में आया। हर प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने की दिशा में भारत सरकार ने तो नियम बनाए, और उनकी अवहेलना करने पर सजा का प्राविधान भी किया गया। किंतु इस सभी कानूनों के साथ जब तक जन सहभागिता और जन जागरूकता शामिल नहीं होगी तब तक इन सभी कानूनों का, किसी भी चीज़ का, किसी भी इनिशिएटिव का कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। जन सहभागिता और जन जागरूकता बहुत आवश्यक है और इसी में मैं एक बात यहाँ ऐड करनी चाहूँगी कि इसके लिए पर्यावरण शिक्षा बहुत आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों को सचेत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, दुष्परिणामों के बारे में उनको समझा सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, उनको एहसास दिला सकते हैं, तभी जाके कुछ होगा। इसलिए पर्यावरण महत्व देना चाहिए और सरकार को इस दिशा में अवश्य सोचना चाहिए। और जो पर्यावरण शिक्षित हैं इस देश में, बहुत सारे पर्यावरण शिक्षित जो डिग्री होल्डर्स हैं,
उन्हें समुचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वही हैं पर्यावरण के प्रहरी। तो पर्यावरण शिक्षितों और पर्यावरण शिक्षा को बिल्कुल ध्यान देना होगा सरकार को। ठीक है, तो ये थी हमारी जन सहभागिता और जन जागरूकता के बारे में बात की मैंने। पर्यावरण प्रदूषण के मेरा उद्देश्य यही है कि पूरा जनमानस जब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत नहीं होगा, पूरी तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर नहीं जुटेगा, तब तक इस दिशा में आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। ऋषि मुनियों का देश रहा है, आस्था निष्ठा। अब हम पर्यावरण जो है परंपराओं की बात करते हैं, अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, आस्था निष्ठा और अटूट विश्वास के प्रतिबद्धता वाला देश रहा है। आदिकाल हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पित भाव से, पर्यावरण के प्रति हमारी परंपराएं और हमारे रीति रिवाज सदैव से ही अग्रणी भूमिका का निर्वहन किए हुए हैं। जंगलों की कटाई को कानून से हटकर रोक के लिए हमने वन देवी और वन देवता की पूजा अर्चना हम करते चले आए हैं। आप में से बहुत लोग ये बात जानते हैं। हमारे किसी से भी बात करो तो वन देवी या वन देवता होते हैं। आप उनका आशय क्या है? उनका आशय यही है क्योंकि हमने जो है उन्हें अपनी श्रद्धा विश्वास से जोड़ा हुआ है। हम ऐसा देखते हैं कि वनों के कटान, अगर हम उनको देवी देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम उन वनों को नहीं काट सकेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे देवी देवता वास करते हैं। ये सर्वविदित है कि वृक्षों में पीपल को प्राणवायु देने वाला वृक्ष माना गया है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार पीपल की जड़, तना, पत्तियों में देवताओं का वास होता है। अतः कोई भी भारतीय ऑक्सीजन देने वाले, प्राणवायु देने वाले पीपल को नहीं काटता है। जहाँ तक अब आजकल कटाव हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पीपल तक कम लोग पहुँचते हैं। तो बस उसी को रोकने के लिए, उन्हीं बातों के लिए हमें आगे आना है। हमें उनको यह एहसास दिलाना है कि ये हमारी भारतीय परंपरा थी, ये हमारी रीति रिवाजों में था। हम इतने आस्थावान हुआ करते थे कि हम उनको अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ते थे, हम उनकी पूजा करते थे, हम उन्हें वन देवी और वन देवता कहते थे। कहाँ गई वो हमारी भारतीय परंपराएं? कहाँ गई वो हमारी धार्मिक आस्था? वो बस आधुनिकता की दौड़ में कहीं खोती चली जा रही है और इसीलिए पर्यावरण का भी उतना ही नाश हो रहा है। हम चाहे माने या ना माने, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुरातन जितने भी हमने चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही सहायक रही हैं। तो हम बात करते हैं कि प्राणवायु देने वाले पीपल को कोई नहीं काटता। फिर जहाँ तक बात होती है औषधीय गुणों की, जैसे नीम की हम बात करते हैं। इस वृक्ष में कहा जाता है, इस वृक्ष में शक्ति स्वरूपा माता शीतला जी वास करती हैं और नीम की पत्ती से लेकर छाल तक उससे अनेक औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। और इसी प्रकार अन्य वृक्षों की बात करें तो शमी वृक्ष हो गया। और फिर 9 ग्रहों को शांत करने वाले जो नवग्रह वाटिका, उसकी हम बात करते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। जी सर, सैक्रेड ग्रूव्स, यू राइट सर। यही नहीं, भारतीय धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में पीपल, पाकड़ और बरगद के वृक्ष की छाया, ये भी एक हमारी मान्यता रही है और ऐसा हमारे प्राचीन काल में होता आया है कि पीपल, पाकड़ और बरगद की छाया सम्मिलित रूप से अगर किसी स्थान पर पड़ रही हो तो उस स्थान पर अगर याज्ञिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो वो बहुत ही अत्यंत फलदायी होते हैं। तो ये है हमारा, इस तरह हम अपने रूट से जुड़े हुए हैं। ये है हमारी भारतीय परंपरा और सभ्यता
बिल्कुल विनीत जी, हमें अपनी पुरानी भारतीय परंपरा और सभ्यता में लौटने की आवश्यकता है और यही वो समय है जबकि हमें लौटना चाहिए। नहीं तो हम अपने जो इतने अच्छे जो प्राकृतिक जो है रिसोर्सेज हैं उन्हें हम पूरी तरीके से खो देंगे और अपने जीवन को भी खो देंगे और अपने आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे। हम तो भले ही जी सकते हैं अच्छे से, अपनी ज़िंदगी हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन उनका क्या, जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं हमें उनके लिए बना के देना है उनको। इसके लिए हमें ये संरक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम अवश्य ही अपनी पर्यावरण संस्कृति, सभ्यता और मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों को भी बचा पाएंगे और पर्यावरण का भी संरक्षण कर पाएंगे। ये तो हमने पेड़ों के बारे में बात करी, वृक्षों के बारे में बात करी, जिन्हें हम देवता और देवी के रूप से जानते हैं, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं भी, आप जानते होंगे कि वट सावित्री की पूजा की जाती है, जिसमें वो पेड़ के परिक्रमा लेती हैं और पूजा करती हैं। तो महिलाओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और सभी चीज़ को अगर आत्मसात कर लें, अपनी संस्कृति की तरफ फिर से लौट जाएं, सभ्यता की तरफ लौट जाएं, तो हम अपने पर्यावरण को बचा लेंगे, अपने जीवन को बचा लेंगे, अपने मूल्यों को बचा लेंगे, अपनी संस्कृति को बचा लेंगे, अपनी सभ्यता को बचा लेंगे। अब मैं बात करती हूँ जल की, कि जल प्रदूषण की तरफ देखा जाए तो देश में गंगा और यमुना, दो महान नदियाँ, जिनमें भारतीय संस्कृति में जिनका विशेष स्थान है, हमने उनको स्थान दिया हुआ है। हमने गंगा नदी को माँ भगवती गंगा और यमुना को मोक्षदायिनी भगवती यमुना माँ के दर्शन के रूप में माना है। अगर हम ध्यान दें तो अगर हम देखें तो जो हमारे सारे तीर्थ स्थान हैं, 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, और अगर आप ध्यान देंगे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सारे जितने भी धाम है वो आसपास गंगा यमुना नदी के आसपास ही विराजमान है। तो इसको उनके प्रति अपनी श्रद्धा से भी जोड़ते हैं और इस संरक्षण भी होता है प्राकृतिक रिसोर्सेस का। तो हम इस तरीके से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों को हम जोड़ते हैं संरक्षण से, पर्यावरण के संरक्षण से, और ये सिर्फ भारतीय ही कर सकता है। इसीलिए भारत पूरे विश्व में एक अनोखा देश है और विश्व की शक्ति बन सकता है, जो अपनी मूल को छोड़कर जा रहा है, जिसके कारण हम खो रहे हैं अपना जो गौरवशाली अतीत है, हम उसे फिर से पा सकते हैं। और इसमें हम सबको आगे आना होगा और इस बात को समझना होगा, तभी हम आ सकते हैं। तो हम गंगा माँ की बात कर रहे थे, और आपको ये बात पता होगा कि अध्ययन में, रिसर्च में ये पाया गया है, ये रिसर्च इस पे हुई है गंगा जल पे, कि रिसर्च से पहले आप ये बात करें कि जब आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गंगा जल को जो भी आपके पास उपयुक्त पात्र होते हैं उसमें संचित करके ले आते हैं, और वो जल पता नहीं कितने महीने सालों पड़ा रहता है। आप उसका पूजा अर्चना में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उस जल में जरा भी कुछ भी खराबी नहीं आती है। ये है हमारी गंगा मैया के जल की पवित्रता, ये है उसका महात्म्य। इस बात को समझना पड़ेगा। पानी नहीं है सिर्फ, उसमें हमारी आस्था निवास करती है, उसमें हमारा विश्वास निवास करता है, हमारी सभ्यता निवास करती है, हमारी संस्कृति। हमें उसको फिर से जागृत करना है, जिसको आज लोग भूल जा रहे हैं, जो है पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को पीछा करते हुए। और फिर हम देखें सरकार के प्रयासों का, तो भारत सरकार ने भी नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से बेड़ा उठाया हुआ है और यमुना नदी के संरक्षण के लिए योजनाएं भी कार्यान्वित करी हुई हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। ये सरकार का प्रयास नहीं है, ये हम सब को एक साथ इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अब कहें, गंगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनूठा पहलू है। माना जाता है कि गंगा यमुना में केवल हमारे देश की 2 महान नदियां नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी ये आधार स्तंभ है, संस्कृति के आधार स्तंभ है।
पर्यावरण के प्रति संचेतना जागृत करने और गंगा यमुनी संस्कृतियों में तहजीब के रूप में भारतीय परिदृश्य को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में ये संस्कृति, ये नदियाँ, ये प्राकृतिक रिसोर्स हम सबका मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो मैं अपनी बातों मैंने पर्यावरण प्रदूषण की बातें करी, उनके कारणों की बातें करी, बहुत सारे बिंदुओं पर आप चर्चा भी करी और उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी बातों से सहमत होंगे और अपने लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर ही हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और बस इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते थे। हम चाहते हैं कि आप, मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण ना करें। आज पाश्चात्य देश और सभ्यता को अपना रहे हैं, वो हमारे मूल्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों अपने मूल्यों और अपने बेस को छोड़कर, अपने आधार को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ें? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि मतलब मैं एक बहुत नॉर्मल बात करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच सोम्या मैम। मैं एक बहुत नॉर्मल बात करने जा रही हूँ, जब बात आई हुई है और आप लोग सुन भी रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अरे वो सब तो पुरानी बातें हैं। क्या पुरानी बातें हैं? आपने अपनी पुरानी बातों को छोड़ दिया, खो दिया। आप आज कहाँ खड़े हैं? किस जगह खड़े हैं? हम आज कहीं नहीं हैं। आज हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज एक कोरोना ने, जो कि सूक्ष्म प्रदूषण का रूप था, आज एक कोरोना ने हम सब को सब चीज़ों से दूर करके हमें घरों में बैठा दिया है, हमें मजबूर कर दिया है। तो कोरोना बहुत बड़ा अभिशाप है जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए। लेकिन मैं इसे एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन रही हूँ, वो इस रूप में कि कोरोना की वजह से, इस पैंडेमिक से, एक महामारी की वजह से भारत, और आप ये एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि विश्व में अन्य देशों में जो और जो भारत में मॉर्टैलिटी रेट है कोरोना के कारण, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी जो हमारी जीवनचर्या है, जीवन शैली है, वो हमारी संस्कृति से, हमारी अपनी संस्कृति से उठ के आई है। हम कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा रूट है, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। भले ही हम भूल रहे हैं आज, लेकिन फिर भी हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे खान पान में विभिन्न प्रकार के मसाले का उपयोग, हल्दी और इन सब चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। और हमारी आस्था, विश्वास, इन सब के लिए जो हम अपने जुड़े रहते हैं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी जो वो बहुत स्ट्रांग है। वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल ऑन द अर्थ। आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि इंडियंस बहुत पॉजिटिव होते हैं। क्यों? हमारा जो संस्कृति, सभ्यता से हम जुड़े हुए हैं, हमारा खाने पीने का तरीका, जो हमारा जीवन शैली है, उन चीज़ों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो आज कोरोना की वजह से भारत में मृत्यु दर कम है। क्यों? मतलब कम है यहाँ पे, हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता, हमारी जीवन शैली की वजह से। तो आज हम मजबूर हैं। जो लोग अंधाधुंध तरीके से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे थे, सभ्यता की तरफ बढ़ रहे थे, आज वो रुक कर पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि वास्तव में सच क्या है। सच्चाई ये समझ रहे हैं कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना ही होगा, जड़ों तक जाना ही होगा। हमें वो जो पुरानी सभ्यता, जो पुरानी बातें थी, जो हमारे दादा नानी और दादी कहा करती थी, आज हमें फिर से उनको जीवंत करना है, उनको अपनाना है और उसे आत्मसात करना है। और अपनी आने वाली जनरेशन्स को, जो अपने से छोटे लोग हैं, उन्हें भी ये बात समझानी है, उन्हें दिग्भ्रमित होने से बचाना है। ये हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है और हमें इन सब के संकल्प लेना चाहिए और इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ
आज अपना ये वक्तव्य, ये टॉक यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बात मेरी मतलब उचित लगी होगी। धन्यवाद।